हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यह समझेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। हमारे पास यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद क्या होता है, तो इसके लिए हम समीकरण से समझेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे दो पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और यही पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अब उत्पाद क्या होता है, तो इन अभिकारकों की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं और यही जल इस अभिक्रिया का उत्पाद कहलाता है। तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जो समीकरण है वो संतुलित क्यों होना चाहिए, हम यह भी समझ लेते हैं। तो यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। इसीलिए जो भी समीकरण होता है वो संतुलित ही होता है, बस वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। हमारे पास यहाँ पर एक असंतुलित समीकरण है, इसे हमें संतुलित करना है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कोई सा भी समीकरण संतुलित होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस अभिक्रिया के अभिकारक है और ये जो जल बना है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं और यही जल इस अभिक्रिया का उत्पाद होगा। संतुलित समीकरण में होता क्या है कि अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है अभिकारक में और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी 2 है। अब हम उत्पाद में देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या वो 1 है और अभिकारक में 2 है। तो हम यहाँ पर उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 करेंगे, तो अब यहाँ पर हम 2 नहीं लगा सकते क्योंकि जल का सूत्र H2 होता है, इसलिए हम 2 यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो 2 है ये ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को दर्शाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो गई। लेकिन ये जो 2 है ये हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कैसे कम करेंगे, ये 2 और इस 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो उत्पाद में हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो 4 है, लेकिन अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। अब इसे भी हमें 4 करना है, तो यहाँ हाइड्रोजन का जो सूत्र होता है वो H2 होता है, मैं H4 नहीं कर सकता, इसलिए मैं 2 यहाँ पर लगा दूंगा। तो अब यहाँ पर 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे भी 4 हो गई और यहाँ पे भी 4 हो गई। अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है और यहाँ उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। इस प्रकार यह एक संतुलित समीकरण है। इसे हम यहाँ पर सिंबल के साथ समझ लेते। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अभिकारक में 4, तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 4, अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2, उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2, टोटल हो गई हमारे पास परमाणु संख्या 6 और उत्पाद में भी टोटल परमाणु संख्या 6। मतलब अभिकारक की परमाणु संख्या भी 6 है और उत्पाद की परमाणु संख्या भी 6 है। इस प्रकार यह एक संतुलित समीकरण हो गया। इस समीकरण में अभिकारक मतलब बाएं तरफ हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु, और उत्पाद मतलब दाएं तरफ हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और उत्पाद दाएं तरफ भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें उस तत्व की संयोजकता ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की संयोजकता है वो 2 है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। मतलब ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर सकता है, मतलब रासायनिक बंध
बना सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि संयोजकता क्या होती है। अब हमारे पास यहाँ पर संयोजकता है, मतलब संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी तत्व की वह क्षमता जिसके द्वारा एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ रासायनिक बंध बनाता है। यह किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है, जिसे संयोजकता कहा जाता है। अर्थात किसी तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमें सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता होना चाहिए, और यह संख्या हमें उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता होगी। मतलब हमें संयोजकता ज्ञात करने के लिए उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना होगा। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा और उपकक्षा में स्थित है। परमाणु संख्या के आधार पर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक संरचना उस तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को दर्शाता है। इसे बोर-बरी योजना के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें 2n² सूत्र का उपयोग करके प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित की जाती है, जहां n कक्षा की संख्या है। अब हम इस फार्मूले से उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे, और यहाँ n का मतलब होता है कक्षा। इसके अनुसार हमें यह ज्ञात होगा कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार हम विभिन्न कक्षाओं में निश्चित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने से पहले हमें उस तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परमाणु संख्या क्या होती है। तो परमाणु संख्या, जिसे एटॉमिक नंबर बोला जाता है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या होती है। यह संख्या किसी तत्व की पहचान होती है, क्योंकि हर तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। परमाणु संख्या को Z से दर्शाया जाता है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अर्थात किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन भारी होने के कारण परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हल्के होते हैं, और ये हल्के होने के कारण इस नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं अपनी ऊर्जा के अनुसार। इसे भी हम आगे समझेंगे। दूसरा पॉइंट है मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे बनता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया परमाणु संख्या। अब दूसरा हम पॉइंट समझेंगे कक्षाएं, कि कक्षाएं क्या होती है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, जिन्हें कक्षा या कोश कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो नगण्य होता है, मतलब द्रव्यमान 0 के बराबर माना गया है। इसलिए हल्के होने के कारण यह इस नाभिक के चारों ओर घूमते हैं और एक निश्चित ऊर्जा लेकर। अब वो निश्चित ऊर्जा क्या होती है, अब हम यह समझ लेते हैं। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉन वितरण। इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में कक्षाओं में भरा जाता है। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर K का मतलब पहली कक्षा, L का मतलब होता है दूसरी कक्षा, M का मतलब तीसरी कक्षा और N का मतलब चौथी कक्षा। और पहली कक्षा के लिए हम N के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर N के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, तीसरी कक्षा में हम N के प्लेस पे 3 पुट करेंगे और चौथी कक्षा में N के प्लेस पर हम 4 पुट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन वितरण का ज्ञात करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 2n², और जहां n एक कक्षा की संख्या होती है। और चौथा पॉइंट होता है अष्टक नियम। अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और यह अष्टक नियम का पालन करता है। यदि अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे अगली कक्षा में चले जाते हैं। अब इस चारों नियम के अनुसार हम उस तत्व की संयोजकता ज्ञात कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कैल्शियम तत्व की संयोजकता।
और कैल्शियम की संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमें कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करना होगा, और इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना होगा, और इलेक्ट्रॉनों का वितरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2n²। यहाँ पर n का मतलब होता है कक्षाओं की संख्या। मतलब यदि हम पहली कक्षा की बात करें तो यहाँ पर हम n के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का 2 के साथ गुणा करेंगे 2 आएगा। इसका मतलब है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बात करेंगे हम दूसरी कक्षा की, तो यहाँ पर हम n के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब बात करेंगे हम तीसरी कक्षा की, तो यहाँ पर n के प्लेस पर हम 3 पुट कर देंगे, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 का हम जब 2 के साथ गुणा करेंगे तो 18 आएगा। इसका मतलब है कि तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी प्रकार चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम इस प्रकार इस फार्मूले से इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर सकते हैं विभिन्न कक्षाओं में। अब यहाँ पर हम कैल्शियम की संयोजकता ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमें कैल्शियम की परमाणु संख्या ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। परमाणु संख्या हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। अर्थात जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा के साथ कक्षाओं में घूमते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पहली कक्षा की, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 1 और 2। अब बात करेंगे हम दूसरी कक्षा की, तो दूसरी कक्षा में यहाँ पर होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब बात करेंगे हम तीसरी कक्षा की, तो यहाँ पर तीसरी कक्षा में होने चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर 2 कक्षाओं में कुल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 8, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। और अब इसके पास 20 में से बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए और 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 18, लेकिन बचे इसके पास 10। तो यह क्या करता है? पुनः अपना अष्टक कंप्लीट करता है, मतलब तीसरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं। तो हम यहाँ पर पूरा अष्टक कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास चौथी कक्षा आएगी, और चौथी कक्षा में यहाँ पर बचे मतलब 20 इलेक्ट्रॉन थे कैल्शियम के पास, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1 और 2। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। मतलब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8 और दूसरी में 2। अब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास से ज्ञात कर सकते हैं कैल्शियम की संयोजकता, क्योंकि संयोजकता क्या होती है हम ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है। यह किसी तत्व के परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। मतलब संयोजकता को कैसे निर्धारित किया जाता है हम ये समझ लेते हैं। इस कैल्शियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 1 और 2। अब इसे पुनः अष्टक कंप्लीट करना है अपना, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके बाद 8 आए, फिर वापस 8 आ गए। अब हम वापस 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, क्योंकि 8 के बाद हम 2 इलेक्ट्रॉन पे नहीं जा सकते। मतलब 8 के बाद या तो फिर वापस 8 होना चाहिए, या तो फिर 18 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए कक्षा में जाना चाहिए। तो यहाँ पर अब 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन, और हमें क्या पूर्ण करना? अष्टक पूर्ण करना। इसलिए इस बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो इसके लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 6 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तब जाकर ये अष्टक कंप्लीट होगा। लेकिन किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि हाँ इसे 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, और इसमें भी इतनी क्षमता नहीं कि 6 इलेक्ट्रॉन ले ले। इसलिए क्या करता है? अपना अष्टक पूर्ण कंप्लीट करने के लिए, मतलब तीसरी कक्षा को पूर्ण कर लेता है, इसलिए बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो बाहरी कोश में, मतलब सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या ग्रहण करना ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, इसलिए कैल्शियम की संयोजकता हो जाएगी 2। यदि यह अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता, तो वही उस तत्व के मतलब कैल्शियम की क्या हो जाती? संयोजकता हो जाती। और इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, क्योंकि यह अपने अक्रिय गैस मतलब अपने अष्टक को पूर्ण करता है।
और इसका अष्टक तीसरी कक्षा में पूर्ण हो गया था, इसलिए चौथी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसका त्याग कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम कुछ और तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करते हैं, मतलब संयोजकता ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और तत्वों की संयोजकता ज्ञात कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सोडियम की। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन संरचना बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहली कक्षा की। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब बात करेंगे हम दूसरी कक्षा की, तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब इसके पास कुल हो गए इलेक्ट्रॉन 10 और इसके पास बचा है केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम तीसरी कक्षा में अब हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा हमारे पास 2 8 और 1। अब इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसलिए यह क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, क्योंकि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या ग्रहण करना ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पर सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी। इसी प्रकार हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या यहाँ पर 12 होती है। तो पहली कक्षा में हो जाएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो इसमें हम ले लेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पर ले लिए 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कुल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर तीसरी कक्षा में ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 और 2। अब हमें मैग्नीशियम की संयोजकता ज्ञात करनी है। तो इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसे भी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए और 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी तत्व से ले ही नहीं सकता, क्योंकि किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि इसे 6 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। इसलिए यह क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता हो जाएगी 2। इसी प्रकार हम बात करेंगे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होती है 13। तो पहली कक्षा में हम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, दूसरी कक्षा में हमारे पास आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। अब बात करेंगे हम तीसरी कक्षा की, तो इसके पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली में 2 आ गए और दूसरी में 8 आ गए, टोटल हो गए 10। अब इसके पास कुल है 13, तो 10 आगे बचे 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम तीसरी कक्षा में ले लेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। इस प्रकार एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 8 और 3। अब इसे भी अष्टक पूर्ण करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 5 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, क्योंकि इसमें इतनी क्षमता नहीं है और किसी तत्व में इतनी क्षमता नहीं कि इसे 5 इलेक्ट्रॉन दे दे। इसलिए क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इसलिए एल्यूमिनियम की संयोजकता हो जाएगी 3। इस प्रकार हम बात करेंगे अब फ्लोरीन की। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। तो पहली कक्षा की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। अब दूसरी कक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और दूसरी में होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, बचे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 पहली कक्षा में आ गए। तो दूसरी कक्षा में आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 7। अब इसे बाहरी कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए कि अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए फ्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी 1। तो यहाँ पर संयोजकता आ जाएगी 1। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होती है 8। अब पहली कक्षा में हम ले लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 2। और दूसरी कक्षा में अब इसके पास यहाँ पर कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली कक्षा में 2 आ गए और टोटल 8 है, तो 2 आ गए तो बचे 6। तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 6। अब इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर लेगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी 2, क्योंकि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना या त्यागना ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। अब हम एक और तत्व की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है या परमाणु संख्या, दोनों एक ही है। परमाणु संख्या 7 है। तो पहली कक्षा में आ जाएंगे इसके 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब दूसरी कक्षा में बात करते हैं, तो ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और कुल परमाणु संख्या इसके 7 है, तो इसके पास बचे 5। तो बाहरी कोश मतलब दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2 और 5। अब इसे भी अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए यह 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगी 3। अर्थात बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों का त्यागना या ग्रहण करना उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और हम इसी संयोजकता के आधार पर समीकरण को संतुलित करेंगे। किसी तत्व के बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, जिसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। और यदि इलेक्ट्रॉन के बाहरी कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन का लेना या देना उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इसलिए वह धन आयन कहलाती है, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, इसलिए वह ऋण आयन कहलाती है। अब हम यह समझेंगे कि संयोजकता का उपयोग कर किस प्रकार सूत्र लिखा जाता है। तो आइए इसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सोडियम है Na, इसकी संयोजकता 1 होती है, और ऑक्सीजन है, इसकी संयोजकता 2 होगी। अब हम सूत्र लिखेंगे, तो जो ऑक्सीजन की संयोजकता है 2, वो सोडियम के साथ लिखी जाएगी, और जो सोडियम की संयोजकता है 1, वो ऑक्सीजन के साथ लिखी जाएगी। मतलब इन्हें क्रॉस में लिखा जाता है, तो हमारे पास आ जाएगा Na2O1। यहाँ पर 2 है, वो ऑक्सीजन की संयोजकता दर्शाएगा, और 1 सोडियम की संयोजकता। तो यहाँ पर 1 का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसका सूत्र होता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ये दर्शाता है कि ऑक्सीजन की 2 संयोजकता है और सोडियम की 1 संयोजकता है। और दूसरी चीज, इसमें जो धातु होता है उसे पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में। सोडियम धातु है, इसलिए सोडियम को आगे लिखा जाएगा, और ऑक्सीजन अधातु है, इसलिए ऑक्सीजन को बाद में लिखा जाता है। और अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी संयोजकता 2 होती है। तो यहाँ पर अब हम इसे क्रॉस में लिखेंगे, तो ऑक्सीजन की संयोजकता मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम की संयोजकता ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा Mg2O2। अब दोनों की संयोजकता समान है, इसलिए ये 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब दोनों की संयोजकता समान हो तो लिखने की आवश्यकता नहीं होती, या तो ये क्रॉस हो जाती है, तो हमारे पास सूत्र आ जाएगा MgO। इसी प्रकार हमारे पास एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2। ऑक्सीजन की संयोजकता जो 2 है वो एल्यूमिनियम के साथ, और एल्यूमिनियम की संयोजकता ऑक्सीजन के साथ क्रॉस में लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा Al2O3। यह सूत्र हो जाएगा। ये 2 दर्शाता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, और यह 3 दर्शाता है कि ऑक्सीजन एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है। और धातु को पहले लिखा जाता है और अधातु को बाद में लिखा जाता है। इस प्रकार सूत्र लिखने का नियम है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समीकरण को संतुलित करेंगे। अब हमारे पास प्रश्न है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इस प्रश्न में टोटल 4 शब्द समीकरण दिए हैं, जिन्हें हमें पहले सूत्र समीकरण में लिखना है और फिर उन्हें संतुलित करना है। तो हमारे पास पहला शब्द समीकरण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाते हैं। अब इस शब्द समीकरण को हम पहले सूत्र समीकरण में लिखेंगे, और सूत्र समीकरण यदि संतुलित है तो ठीक है, और यदि वह असंतुलित है तो फिर हम उसे संतुलित करेंगे, क्योंकि कुछ शब्द समीकरण सूत्र समीकरण में लिखने पर ही संतुलित हो जाते हैं। अब किसी भी शब्द समीकरण को हमें सूत्र समीकरण में लिखना हो तो हमें उन तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले
इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत होता है Ca और इसकी संयोजकता होती है 2। यहाँ पर है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड एक मूलक तत्व होता है और इसका संकेत OH होता है और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 होती है। यहाँ पर है कार्बन, कार्बन का संकेत C होता है और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब यहाँ पर है कैल्शियम तो आ गया, यहाँ पर है कार्बोनेट, कार्बोनेट भी एक मूलक तत्व है और इसका सूत्र होता है, मतलब संकेत या सूत्र होता है CO3 और इसकी संयोजकता होती है 2। यहाँ पर है जल, और जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर हम दोनों तत्वों की संयोजकता लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन का संकेत O होता है और इसकी संयोजकता होती है 2। अब हम इन संयोजकता के आधार पर इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम के लिए C और हाइड्रोक्साइड के लिए OH, तो हमने यहाँ पर कर दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम की यहाँ पर संयोजकता 2 है, तो वो हाइड्रोक्साइड के साथ लिखी जाती है और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 वो कैल्शियम के साथ लिखी जाती है, और यहाँ पर 1 होता है लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस में है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इनके अभिक्रिया से बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कर दिया हमने Ca और कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3, तो CO3 कर दिया। अब दोनों की संयोजकता बराबर है, इसलिए संयोजकता से संयोजकता कैंसिल हो जाती है और यहाँ पर आ जाता है सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट। प्लस में बन रहा है जल, तो यहाँ पर जल का सूत्र होता है H2O और हाइड्रोजन की संयोजकता ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन की संयोजकता मतलब हाइड्रोजन के साथ, ये जो 2 है ये यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 2 लिख दिया है और ऑक्सीजन की वो हाइड्रोजन की जो संयोजकता 1 है वो ऑक्सीजन के साथ लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार संयोजकता के आधार पर जल का सूत्र बनता है H2O। अब ये जो समीकरण है ये संतुलित समीकरण है, हम ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पदार्थ है ये हमारे अभिकारक कहलाते हैं और ये जो इन अभिक्रियाओं से जो पदार्थ बनता है ये हमारे उत्पाद कहलाते हैं। तो यहाँ पर अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या यदि बराबर है तो यह समीकरण संतुलित है, और यदि बराबर नहीं है तो यह समीकरण असंतुलित है। फिर इसे हम संतुलित करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि समीकरण संतुलित है या नहीं। तो अभिकारक में कैल्शियम की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी कैल्शियम की परमाणु संख्या 1 है, इस प्रकार कैल्शियम की परमाणु संख्या बराबर है। अब यहाँ पर हम हाइड्रोक्साइड OH है, इन दोनों तत्वों की अलग अलग हम परमाणु संख्या निकालेंगे, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अलग और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अलग। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो अब हम यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या गिन लेते हैं। तो यहाँ अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2, टोटल अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 हो गई। अब हम उत्पाद में देखते हैं, तो यहाँ पर O3 है, ये 3 ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को दर्शाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 और यहाँ पर है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1। इस प्रकार उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 हो गई है। इस प्रकार ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अभिकारक में भी 4 और उत्पाद में भी 4, दोनों बराबर हो गई है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन ये ब्रैकेट में है, इसलिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या भी 2 है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 2 है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रैकेट में नहीं। इस प्रकार ऑक्सीजन की केवल परमाणु संख्या 3 होगी, कार्बन की नहीं गिनी जाएगी यहाँ पर 3। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या हम यहाँ पर गिन लेते हैं। तो अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 और उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, इस प्रकार यह भी बराबर है। अब यहाँ पर कार्बन है, तो कार्बन की यहाँ पर परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पर भी ये कार्बन की परमाणु संख्या 1 है। ये जो 3 है ये केवल ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को दर्शाता है, कार्बन की नहीं। तो यहाँ पर भी कार्बन की परमाणु संख्या 1 और अभिकारक में भी कार्बन की परमाणु संख्या 1। इस प्रकार यह संतुलित समीकरण है
तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह संतुलित समीकरण है। कुछ ऐसे शब्द समीकरण आते हैं जिन्हें सूत्र समीकरण में लिखने पर संतुलित हो जाते हैं और कुछ समीकरणों को हमें संतुलित करना है। आई होप कि हमको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट समीकरण है शब्द समीकरण। तो हमारे पास यहाँ पर जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जब जिंक और सिल्वर नाइट्रेट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जिंक नाइट्रेट और प्लस में सिल्वर प्राप्त होता है। तो इससे भी हमें पहले सूत्र समीकरण में लिखना है और फिर उसे संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जिंक का संकेत होता है Zn, जिसकी संयोजकता 2 होती है। सिल्वर मतलब चांदी, जिसका संकेत होता है Ag, जिसकी संयोजकता 1 होती है। और नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3, जिसे मूलक तत्व कहते हैं और इसकी भी संयोजकता 1 होती है। अब हम इस संयोजकता के आधार पर एक समीकरण लिखेंगे जो कि एक असंतुलित होगा। अब हमने यहाँ पर लिख लिया जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट, तो हमने लिख लिया AgNO3, क्योंकि दोनों की संयोजकता 1-1 है। और यहाँ पर अब बना जिंक नाइट्रेट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर है तो Ag कर दिया। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यह समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो आप देखो कि यहाँ पर ये जो नाइट्रेट है, यहाँ पर उत्पाद में नाइट्रेट की परमाणु संख्या 2 है और अभिकारक में नाइट्रेट की परमाणु संख्या 1 है, इसलिए असंतुलित समीकरण है। तो इसे हम संतुलित करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक समीकरण लिख लूंगा ताकि आपको असंतुलित समीकरण और संतुलित समीकरण में डिफरेंस समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि नाइट्रेट की जो परमाणु संख्या 2 है, तो इसलिए, और यहाँ पर नाइट्रेट की परमाणु संख्या 1 है, इसलिए मैं यहाँ पर नाइट्रेट की परमाणु संख्या बराबर करने के लिए 2 लगा दूंगा। अब ये नाइट्रेट संतुलित हो गया। यहाँ पे भी जिंक की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पे भी जिंक की परमाणु संख्या 1 है। अब देखो कि यहाँ पर जो Ag है सिल्वर, इसकी परमाणु संख्या यहाँ पर 2 हो गई अभिकारक में, और उत्पाद में परमाणु संख्या 1 है सिल्वर की। तब यहाँ पर हम इसे संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे। अब यह समीकरण संतुलित हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास तीसरा शब्द समीकरण है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। मतलब जब एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनाते हैं। अब हमें इस शब्द समीकरण को भी पहले सूत्र समीकरण में लिखना है और फिर इसे संतुलित करना है। तो इस शब्द समीकरण को हम सूत्र समीकरण में लिखने से पहले इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं, जिससे हमें इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखने में आसानी हो। तो हमारे पास यहाँ पर एल्यूमिनियम तत्व है और एल्यूमिनियम का संकेत Ai होता है और इसकी संयोजकता 3 होती है। यहाँ पर है कॉपर और कॉपर का संकेत होता है Cu और कॉपर की संयोजकता 2 होती है। यहाँ पर है क्लोराइड, क्लोराइड ही क्लोरीन होता है जिसकी परमाणु संख्या 17 है। जब क्लोरीन तत्व के रूप में रहता है तो क्लोरीन पढ़ा जाता है, और जब क्लोरीन किसी तत्व के साथ जुड़कर यौगिक बनाता है तो क्लोराइड पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्लोराइड का संकेत Cl हो जाएगा और इसकी संयोजकता 1 होगी। अब हम इन संयोजकता के आधार पर इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखेंगे। तो यहाँ पर है एल्यूमिनियम तत्व, तो एल्यूमिनियम के लिए लिख देंगे हम Ai। प्लस में है कॉपर क्लोराइड, तो हमने यहाँ पर कर दिया CuCl2। क्योंकि यहाँ पर कॉपर की संयोजकता 2 है तो कॉपर की संयोजकता क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर हमने कर दिया 2, और क्लोराइड की संयोजकता कॉपर के साथ, क्योंकि इनकी संयोजकता क्रॉस में लिखी जाती है तो कॉपर के साथ, तो यहाँ पर 1 लिखा है लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारे पास आ गया है कॉपर क्लोराइड। और इनके अभिक्रिया से बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ एल्यूमिनियम के लिए Ai और क्लोराइड के लिए Cl। अब ये जो 3 है ये एल्यूमिनियम की संयोजकता है, तो एल्यूमिनियम की संयोजकता क्लोराइड के साथ हमने यहाँ पर क्लोराइड के साथ 3 कर दी, और क्लोराइड की संयोजकता 1 वो एल्यूमिनियम के साथ कर दी। यहाँ पर 1 लिखा है लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है, और प्लस में बन रहा है कॉपर, तो हम यहाँ पर कर दिया कॉपर। अब ये जो समीकरण है ये असंतुलित समीकरण है, क्योंकि ये जो पक्ष हमारा बाया ये अभिकारक कहलाता है और दाया पक्ष हमारा उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक में ये जो क्लोराइड है इसकी परमाणु संख्या यहाँ पर 2 है और उत्पाद में क्लोराइड की परमाणु संख्या 3 है। इस प्रकार ये असंतुलित समीकरण है, तो इसे हमें संतुलित करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक समीकरण लिख लेता हूँ।
जिससे आपको संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण में डिफरेंस पता चल सके। अब यहाँ पर क्लोराइड की जो परमाणु संख्या 3 है और अभिकारक में क्लोराइड की परमाणु संख्या 2 है, इसे अब हम संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पर 3 लगा दूंगा, क्योंकि मैं 2 के प्लेस पर 3 नहीं लगा सकता, क्योंकि जो कॉपर की संयोजकता है वो 2 है, मतलब कॉपर केवल 2 क्लोराइड के साथ दोस्ती कर सकता है, 3 के साथ नहीं। इसलिए मैं यहाँ 3 नहीं लगा सकता, इसके लिए हमें यहाँ पर 3 लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे 3 कर दूंगा। अब ये जो 3 है, अब यहाँ पर हम क्लोराइड की परमाणु संख्या कैसे गिनेंगे, इस 3 का 2 के साथ गुणा करेंगे, जिससे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लोराइड की परमाणु संख्या 6 बन जाएगी। अब उत्पाद में क्लोराइड की परमाणु संख्या 3 है, तो इसे भी हम 6 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। अब ये 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। इस प्रकार क्लोराइड की परमाणु संख्या पर 6 हो जाएगी। तो क्लोराइड यहाँ पर संतुलित हो गया। अब ये जो 2 है, ये एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 2 है और अभिकारक में एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 1 है। अब हमें इसे भी संतुलित करना है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, जिससे एल्यूमिनियम भी संतुलित हो जाएगा। आप देखेंगे जो 3 है अभिकारक में, ये कॉपर की परमाणु संख्या को भी दर्शाता है और उत्पाद में कॉपर की परमाणु संख्या 1 है। तो अब हम कॉपर को संतुलित करेंगे, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। इस प्रकार कॉपर भी संतुलित हो गया। इस प्रकार हमारा जो असंतुलित समीकरण था वो संतुलित समीकरण बन गया है। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास इस प्रश्न का चौथा और लास्ट शब्द समीकरण है। तो हमारे पास समीकरण है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। मतलब जब बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं। अब हमें इस शब्द समीकरण को पहले सूत्र समीकरण में लिखना है और फिर इसे संतुलित करना है। तो जब भी हम शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखते हैं, इसके लिए हमें इन तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए, जिससे हम इस शब्द समीकरण को से सूत्र समीकरण आसानी से बना सके। तो यहाँ पर हम पहले इन तत्वों की संयोजकता लिख लेते हैं। तो यहाँ पर है बेरियम, बेरियम का संकेत होता है Ba और इसकी संयोजकता होती है 2। यहाँ पर है क्लोराइड, क्लोराइड का संकेत होता है Cl और इसकी संयोजकता होती है 1। यहाँ पर है पोटेशियम और पोटेशियम का संकेत होता है K और इसकी संयोजकता 1 होती है। और यहाँ पर है सल्फेट और सल्फेट का सूत्र होता है SO4 और इसकी संयोजकता 2 होती है। यहाँ पर जो सल्फेट होता है वो सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और इसे मूलक तत्व कहते हैं। अब हम इन संयोजकता के आधार पर इस शब्द समीकरण को सूत्र समीकरण में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे शब्द समीकरण है बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे BaCl2। अब यहाँ पर बेरियम की जो संयोजकता है वो 2, वो क्लोराइड के साथ लिखी जाती है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। और क्लोराइड की जो संयोजकता होती है 1, वो बेरियम के साथ लिखी जाती है, तो यहाँ पर 1 होता है लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार बेरियम क्लोराइड को लिख दिया हमने BaCl2। प्लस में है पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम का संकेत होता है वो K होता है और यहाँ पर सल्फेट की जो संयोजकता है वो 2 है, तो सल्फेट की संयोजकता पोटेशियम के साथ लिखी जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया 2। और पोटेशियम की संयोजकता सल्फेट के साथ लिखी जाती है और यहाँ पर पोटेशियम की संयोजकता 1 है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाकर 1 लिखते हैं, लेकिन 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इन दोनों की अभिक्रिया से बन रहा है बेरियम सल्फेट, तो हमने यहाँ पर कर दिया BaSO4। यहाँ पर दोनों की संयोजकता इक्वल है, बेरियम की संयोजकता 2 है और सल्फेट की भी संयोजकता 2 है। दोनों की जब संयोजकता इक्वल हो तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो हमने कर दिया यहाँ पर BaSO4। प्लस में बढ़ रहा है पोटेशियम क्लोराइड, तो हमने यहाँ पर भी दोनों की संयोजकता इक्वल है, 1 है और यहाँ पर भी 1 है, इसलिए कर दिया KCl। यहाँ पे भी दोनों की संयोजकता लिखने की आवश्यकता नहीं। ऐसे भी दोनों की संयोजकता 1 है तो 1 को भी लिखने की आवश्यकता नहीं है और दोनों की संयोजकता इक्वल है, इस प्रकार भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये जो समीकरण है असंतुलित समीकरण है, क्योंकि ये जो हमारा पक्ष है बाया पक्ष है ये हमारा अभिकारक कहलाता है और दाया पक्ष हमारा उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या यदि बराबर नहीं होती तो वह असंतुलित समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो अभिकारक में जो क्लोराइड की परमाणु संख्या है वो 2 है और उत्पाद में क्लोराइड की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार ये असंतुलित समीकरण है, तो इसे हम संतुलित समीकरण करेंगे। एक असंतुलित समीकरण को
संतुलित बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो क्लोराइड की परमाणु संख्या वो 2 है अभिकारक में, और यहाँ पर क्लोराइड की परमाणु संख्या 1 है। तो इसे संतुलित करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 लगा दूंगा। तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। ये जो 2 है ये क्लोराइड की परमाणु संख्या को दर्शाता है। मैंने 2 यहाँ क्लोराइड के नीचे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो पोटेशियम की संयोजकता है वो 1 होती है। इसका मतलब है कि जो पोटेशियम है वो केवल एक ही क्लोराइड के साथ दोस्ती कर सकता है, 2 के साथ नहीं कर सकता। यदि क्लोराइड की परमाणु संख्या बढ़ती है तो पोटेशियम की परमाणु संख्या भी बढ़ाना पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देखोगे अभिकारक में, तो यहाँ पर पहले से ही पोटेशियम की परमाणु संख्या 2 है, और उत्पाद में भी ये जो 2 है ये भी पोटेशियम की परमाणु संख्या को दर्शाता है। इस प्रकार यहाँ पर पोटेशियम भी संतुलित हो गया है। अभिकारक में बेरियम की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी बेरियम की परमाणु संख्या 1 है। इस प्रकार यह भी संतुलित है। अब यहाँ पर ये जो SO4 कहलाता है ये हमारा सल्फेट है, इसकी यहाँ पर परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी सल्फेट की परमाणु संख्या 1 है। आप चाहो तो यहाँ पर अलग अलग इन तत्वों की संयोजक परमाणु संख्या गिन सकते हो। मतलब जो सल्फेट होता है वो सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो आप चाहो तो यहाँ सल्फर की परमाणु संख्या गिनोगे तो यहाँ पर सल्फेट की परमाणु संख्या, सल्फर की परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पर भी सल्फर की परमाणु संख्या 1 है। ऑक्सीजन की देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 है। इस प्रकार यह संतुलित है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सीख गए कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।